नमस्ते। लॉन्ड्री में आपका स्वागत है और मैं हूं प्रतीक गोयल। आज हम जिनका इंटरव्यू करने जा रहे हैं उनका नाम है यशवंत शिंदे। यशवंत शिंदे एक आरएसएस के स्वयंसेवक हैं और कुछ दिनों पहले उनके नाम को लेकर काफी चर्चा हुई। उस चर्चा का कारण था यशवंत शिंदे द्वारा नांदेड़ की एक अदालत में दायर किया गया एक एफिडेविट। उस एफिडेविट में उन्होंने आरएसएस और बीजेपी से जुड़े कुछ लोगों पर काफी संगीन इल्जाम लगाए हैं और ये तक कहा है कि बीजेपी को राजनीतिक फायदा पहुंचाने के लिए देश भर में बॉम्ब ब्लास्ट तक कराए गए। नमस्ते सर, न्यूज लॉन्ड्री में आपका स्वागत है। और सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि आपका संघ से कैसे जुड़ाव हुआ, मतलब आप कैसे आरएसएस के स्वयंसेवक बने। 1990 में जब कश्मीर घाटी में बड़े पैमाने पर हत्याएं हो रही थी और लाखों की तादाद में विस्थापित हो गए हिंदू, तो मेरे मन में आया कि वहां पर जाकर काम करना चाहिए और आतंकवादी दहशतवादियों से लड़ना चाहिए। ये मेरे मन में भावना प्रबल हुई। तो मैं उस समय के महाराष्ट्र प्रदेश के विश्व हिंदू परिषद के संगठक विनायक राव जी देशपांडे, इनसे ये बातचीत की। तो उन्होंने हाँ हाँ कहा, लेकिन मुझे भेजा नहीं। तो उस मैंने वक्त आपकी अपनी एज क्या थी, उम्र कितनी थी आपकी उस वक्त? तो उस समय मेरी उम्र एक 18 19 20 साल की होगी। ओके सर। तो उसके उपरांत मैंने स्वयं अपनी तैयारी की और मैं स्वयं घर में ना बताकर जम्मू पहुंच गया। जम्मू जाने पर मैंने कश्मीर से जो विस्थापित हुए जो हिंदू परिवार है, जो उनकी छावनियां है जगह जगह पर, वहां पर जम्मू में रहते हैं, वहां जाकर उनसे मैंने संपर्क किया, उनसे बातचीत की। तो उनको पहले लगा कि मैं मुंबई से आया हूँ तो कोई आर्थिक मदद करूंगा, लेकिन मैंने उनको बताया कि ये आर्थिक मदद नहीं, मैं शारीरिक रूप से आपको मदद करना चाहता हूँ और आतंकवाद से हम लड़ेंगे। ऐसा मैंने उनके साथ बातचीत की। तो उन्होंने कहा कि हमें ऐसी जरूरत है नहीं, परंतु आपके जैसे युवाओं की संघ को जरूरत है। आप संघ कार्यालय वीर भवन जम्मू, जो रघुनाथ हम्म, बाजार के में ही है, तो वहां जी। जाकर आप उनसे संपर्क करिए। और मुझे उन्होंने वहां पर भेजा। तो वहां जाकर मेरी मुरली जी, इनसे भेंट हुई, जो वीर भवन यानी हिमगिरी प्रांत कार्यालय के कार्यालय प्रमुख थे। उनसे मेरी भेंट अच्छा। हुई। माननीय इंद्रेश जी, जो हिमगिरी प्रांत प्रचारक थे, हम्म। उनसे मेरी भेंट करा थी। ऐसे मेरा संघ से जुड़ना हुआ। ओके। इंद्रेश जी, मतलब जो आप जो ये मुस्लिम अपना जो राष्ट्रीय मंच है संघ का, और जो संघ के काफी वरिष्ठ प्रचारकों में से एक है, उनकी बात कर रहे हैं। हाँ जी, इंद्रेश जी वही है जो आप बोल रहे हैं। मुस्लिम राष्ट्रवादी मंच का जो स्थापना उन्होंने किया है, वही जो अभी जी। केंद्रीय कार्यकारिणी में है संघ के। आपने ये एफिडेविट तो अभी फाइल किया है ना, नांदेड़ हाँ में। उसके पहले जी आपने एनएसए को भी एक लेटर लिखा था, जी। एनआईए को, सॉरी, एनआईए को लिखा था। जी। एनआईए, राष्ट्रीय तपास यंत्रणा। ओके। तो मुझे बताइए कि क्या एनआईए से क्या रिस्पांस, कुछ रिस्पांस आया था इतने दिनों में? नहीं, अपने 2022 के चौथे महीने में राष्ट्रीय तपास यंत्रणा एनआईए और गृह मंत्री, इन दोनों हम्म। को मैंने पत्र दिया कि ऐसे ऐसे ये जो घटनाएं घटी है देश भर में 2003 से लेके, तो जी। इसके जो साजिश करता है मिलिंद परांडे, आला नपाला, जो भी है मिले हुए, इन पर एक्शन लिया जाए। ऐसे मैंने ओके। उसमें अर्जी में और एफिडेविट में दिया, लेकिन कोई कार्रवाई हुई नहीं। तो फिर मैंने छठवें महीने में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, उनको भी अर्जी दाखिल की, क्या आप मेरी इस अर्जी को सुमोटो करके दाखिल करके इस केस को चलाए। लेकिन अभी तक कोई रिस्पॉन्स आया नहीं है। तो फिर मैं फिर 29 तारीख को नांदेड़ केस, जो 2006 में बम ब्लास्ट में कुछ लोग 29 मेरे अगस्त को, साथी थे। उनतीस हाँ, अगस्त को 29 अगस्त को अभी गए। मैं नांदेड़ कोर्ट में, महाराष्ट्र का नांदेड़ है जहाँ पे गुरु गोविंद सिंह जी का समाधि है, जी। वहां नांदेड़ में मैंने तारीख थी उस केस की। तो वहां पर मैंने कोर्ट में हाजिर होकर मुझे इस केस में विटनेस के तौर पर ये किया जाए, ऐसा अर्जी किया। तो माननीय न्यायाधीश, विशेष सत्र न्यायालय के न्यायाधीश, उन्होंने इस अर्जी को स्वीकार किया और ओके।
सरकारी वकील पीपी को और आरोपियों के वकीलों को नोटिस दिया कि भाई आप अगली तारीख को इस पर अपना मत प्रकट करें। और उसके साथ साथ मैं अभी सुप्रीम कोर्ट में भी तैयारी कर रहा हूँ कि याचिका दाखिल करने की। तो ये इंद्रेश जी आपसे कब आके इंद्रेश जी ने आपसे ये कब कहा था कि तुम कुछ लड़कों को इकट्ठा करो और हम उनको ट्रेन करेंगे? तो ये कब की बात है और क्या क्या हुई थी पूरी बात? हमारी तो हमेशा हमारी भेंट होती थी इंद्र जी से, ताकि मैं प्रचार ग्रुप में था। हम्म। तो इंद्र जी मेरी मेरी मानसिकता और मेरा मेरा काम क्या करना चाहता हूँ ये जानते थे। तो इंद्र जी ने बोला था कि आप महाराष्ट्र से कुछ लड़के लाइए, हम ट्रेनिंग देंगे यहाँ पर अच्छे उनको, फिर हम कुछ और कार्य करेंगे। इंद्र जी ने बोला। ये कौन से साल की बात? ये 99 की बात है। 99 की, जब आप बॉम्बे आ गए थे? हाँ, आ गया था, लेकिन मेरा बीच में जाना रहता था जम्मू, इंद्र जी ओके। से मिलना होता था। अच्छा। तो जब महाराष्ट्र का विश्व हिंदू परिषद प्रदेश की मीटिंग थी, मुंबई के बगल में थाना नाम का जिला है वहां पर। तो उस समय मेरी वहां पर हिमांशु पांसे की भेंट हुई, जो नांदेड़ ब्लास्ट में मारा गया। वो वो पहले गोवा में विश्व हिंदू परिषद का पूर्णकालीन काम करता था। तो थाने में मेरी उनसे भेंट हुई, तो मेरा नाम सुना था, तो फिर भेंट हुई, मित्रता बढ़ी, हमारा काम करने का और सोच एक ही थी, तो हमारा दोस्ताना भी बढ़ा। तो जब इंद्र जी का कॉल आया, तो मैं इन लोगों को लेके जम्मू गया। 12-13 लोग लड़के थे। तो वहां पर कुछ महीने रह के हमने शारीरिक बौद्धिक प्रशिक्षण हुआ, और सेना के जरिए भी कुछ अत्याधुनिक हथियार हमको सीखने को मिले। अब ये सब होने के बाद इंद्र जी और मेरी जब भेंट हुई एक बार, तो उन्होंने बोला कि अब ये ग्रुप को लेकर आप पाकिस्तान चले जाइए। तो मैं बोला पाकिस्तान किस लिए? तो बोले कि पाकिस्तान जाके आप वहां पर जाके काम करिए, जो कुछ करना है, घात पात या कांड करने। तो मैंने बोला, देशद्रोही तो भारत में कम है क्या जो पाकिस्तान जाने की जरूरत है? हमें तो भारत में ही काम करना है, हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे। ऐसा उनको कहा मैंने। और उसी समय संसद पर हमला भी हुआ था। अच्छा, और संसद पर हमला 2003 की बात है मतलब ये? नहीं, वो आगे की बात है। अच्छा, उसके ओके, ठीक है। जी, ठीक है, हाँ, ठीक है। ओके। हाँ। तो हाँ, संसद पर हमला होने के कारण क्या हुआ, सब तितर बितर हो गए। आपने एक चीज और बोली थी कि जिसमें एल के अडवाणी का जिक्र था, और जिस चीज से आप बोल रहे हैं कि आपको बहुत मतलब आहत हुए थे आप, तो हाँ, ये जो आरएसएस के 4 प्रचारक किडनैप हुए थे, क्या हुआ था वो मामला? 2000 के दरमियान त्रिपुरा अगरतला से बैप्टिस्ट चर्च के द्वारा पोषित क्रिश्चियन दहशतवादियों ने 4 संघ के वरिष्ठ कार्यकर्ता प्रचारकों का अपहरण किया और 2 करोड़ की फिरौती मांगी। तो पैसा तो देने का सवाल नहीं था, ताकि पैसा देने के बाद भी उनको छोड़ेंगे कि नहीं, ऐसा कोई गारंटी नहीं थी। जी। तो उस विषय पर 1.5-2 साल में काम कर रहा था। माननीय श्रीकांत जोशी जी, जो केंद्रीय अधिकारी थे उस समय संघ के, भारत के, तो उनके जरिए मेरे पास ये विषय आया था। तो पश्चिम बंगाल, नदिया जिला, कलकत्ता, त्रिपुरा, अगरतला, ऐसे कई सीमावर्ती राज्यों में, इलाकों में मैंने प्रयास किए, वहां पर घूमे और खोज का प्रयास किया। तो हमारी खोज के द्वारा हमें इतना जानकारी मिली कि उनकी हत्याएं कर दी गई है। तो उसके बाद श्रीकांत जोशी जी, इन्होंने अडवाणी को बताया कि हमारी टीम से हमें जानकारी मिली है कि 4 लोगों की हत्याएं हो चुकी है। अब आप सरकार की तरफ से हमें डिक्लेयर करिए कि ये वास्तव में हमारी खबर सही है क्या गलत है। तो 1 महीने की मोहलत मांगी अडवाणी ने, माननीय श्रीकांत जोशी जी इनसे। फिर 1 महीने के अंदर ही सरकार की ओर से, केंद्र सरकार की ओर से जाहिर कर दिया गया कि 4 अपहृत लोग थे संघ के वरिष्ठ प्रचारक कार्यकर्ता, उनकी हत्याएं हो चुकी है। उसके बाद मुंबई आने के बाद 2003 में अ, ये प्रस्ताव मेरे पास आ गया। अच्छा। विश्व हिंदू परिषद के कुछ लोग थे, जिनका मेरा मुंबई खेतवाड़ी गोल देउल है, वहां पर हम्म। मीटिंग हुआ, और हम्म। उनका प्रस्ताव उन्होंने रखा कि हमें बम बनाने का प्रशिक्षण लेना है। ये कौन उनका लोग थे, मतलब कौन लोग थे ये ये विश्व विश्व? विश्व हिंदू परिषद के लोग थे, जो आप उनका मिलिंद नाम पराठे बताना से चाहेंगे? संबंधित। जी नहीं, अभी नहीं, आप वो नाम नहीं मिलिंद बताएंगे पराठे आप? नहीं, उनको भी जान को नुकसान हो सकता है, धोखा हो सकता है। तो मैं सबकी रिस्क नहीं ले सकता, मैं अपनी ले रहा हूँ। ओके, ओके, ठीक है। जी। हाँ,
तो ये प्रस्ताव जब मेरे पास आया तो वो लोग मिलिंद परांडे से डायरेक्ट संपर्क में थे, उनका प्रस्ताव था। तो जब मेरे पास प्रस्ताव आते ही मैंने तुरंत बोला बोला कि अभी 2004 की लोकसभा आ रही है, तो क्या लोकसभा 4 में भाजपा को जीतने के लिए माहौल खड़ा करना है, इसलिए सब करना ही का है क्या अभी ये? देश भर में दंगा करके, बम विस्फोट करके, माहौल करके। लेकिन इसके मेरे जवाब पर वो निरुत्तर थे, कुछ बोल नहीं पाए। लेकिन मैंने भी सोचा कि चलो अभी चुप बैठते, अंदर जाएँगे तो और पता चलेगा कि क्या-क्या लोग हैं, कौन-कौन लोग हैं। फिर मैं अंदर चला गया, जब तय हुआ सिंहगढ़, पुणे, वहाँ पर 3-4 दिन का ट्रेनिंग कैंप हुआ। सिंहगढ़ वहाँ जो पर जो फिर पता चला कि सिंहगढ़ में कहाँ हुआ था? सिंहगढ़ तो किला है, तो मतलब वहाँ हाँ, की उस सिंहगढ़ के तलहटी में काफ़ी रिसॉर्ट्स थे, तो वहाँ पर एक रिसॉर्ट है, वहाँ पर हमारा ट्रेनिंग कैंप हुआ। और उस ट्रेनिंग कैंप में व्यवस्था में सारे हमारे राकेश झावड़े था। ये राकेश झावड़े कौन? जो प्रज्ञा सिंह, जो भोपाल से भाजपा की सांसद है, जो आरोपी थी मालेगांव बम कांड में, जो जी, जमानत पर बाहर है। उसी कांड में राकेश धावड़े भी गिरफ्तार था, जो अभी जमानत पर बाहर है। वो वहां पर हमारी व्यवस्था में था, हमारी खान पान की, रहन सहन की व्यवस्था राकेश धावड़े कर रहा था। और मिथुन चक्रवर्ती नाम के एक व्यक्ति को वहां पर लगा था सवेरे, और लेकर वापस लेके जाने का काम भी बाइक पर वही करता था, बाइक से लेके आता था। अच्छा, और उसका वास्तव में नाम मिथुन चक्रवर्ती का रविदेव था। जो रविदेव अखिल भारतीय संयोजक था बजरंग दल का उस समय। अब ओके। उसको लाना और लेकर जाने का काम वो करता था। 3 दिन घटनाएं, ट्रेनिंग हुई, उसके हमने परीक्षण भी किए सिंहगढ़ के एक सुनसान जगह पर, सक्सेस हुए। हुँ, वो तो मुझे तो अंदर जाना था कि वहां पर कौन-कौन थे, वो तो काफ़ी जानकारी मिली। तो मतलब बॉम्ब ब्लास्ट की आज ट्रेनिंग हुई, तो आपने बॉम्ब ब्लास्ट वहाँ पे कहाँ करते थे आप लोग? मतलब उसकी प्रैक्टिस कहाँ की? सिंह ट्रायल? आखिरी दिन में सिंहगढ़ के एक सुनसान जगह पर उसके ट्रायल भी हुए और सक्सेस ट्रायल हुए। तो उस समय राकेश धावड़े भी था उपस्थित, और मिथुन चक्रवर्ती जो वास्तव में रविदेव है, वो भी उपस्थित थे। अब बाद में उसी दिन रात को जब परीक्षण हमने सक्सेस करने के बाद प्रशिक्षण हो गया, तो रात को राकेश धावड़े रिसॉर्ट में आया। वो रहता नहीं था हमारे पास। हम लोग कोई लगभग एक 20 लोग होंगे लगभग, जो ट्रेनिंग ले रहे थे, पूरे महाराष्ट्र के थे। हिमांशु पांसे भी वहीं पर था उसमें। तो हाँ, तो राकेश धावड़े आया और सबको कॉपी और पेन दिया। कॉपी और पेन देकर बोला कि अभी आप इस कागज पे लिखिए कि आप कहाँ-कहाँ पर क्या-क्या काम कर सकते हैं, जो अभी आपने सीखा है। तो मैंने तुरंत बोला, भाई ऐसा कैसे लिख के दे सकते हैं, कि लिखने का विषय तो है नहीं, ये करने का विषय है। और हमको क्या सड़क से उठा के लाया क्या आप लोगों ने? हाँ? जो ऐसे बात कर रहे हैं और ऐसे लिख के ले रहे हैं, हम लिख के नहीं देंगे आप लोग। तो मेरी बात सभी ने मान ली और किसी ने लिख के नहीं दिया। तो थोड़ा वो अच्छा, निराश हो गया। कौन? राकेश धावड़े। दूसरे दिन सवेरे जब हम सब निकल रहे थे, तो मिथुन चक्रवर्ती भी आया था, रविदेव भी था अपना, रविदेव जो बोलते हैं, और ये भी था, राकेश धावड़े बाइक पर बैठे थे। और हम फोर व्हीलर में हम लोग बैठे थे। तो जाते समय राकेश धावड़े मुझे बोला कि संभल के जाओ। वास्तव में मुझे धमकी थी उसकी, यानी जान से मारेंगे, जान से मारेंगे ऐसे धमकी थी उसके उस शब्द में। तो मैंने उसको शब्द को गिरने भी नहीं दिया, उसको तुरंत बोला कि तुम लोग संभल के जाओ, बाइक पर जा रहे हो। और उसको उसका मुंह उतरा फिर ऐसा बोलने पर। तो ऐसी तो बात हुई। तो तो बाद में राकेश धावड़े, हाँ, ये बोलिए। जो मिथुन मिथुन चक्रवर्ती, आपने उनका नाम बताया रविदेव, तो ये आपको बॉम्ब बनाने की ट्रेनिंग देते थे। तो जी। आज की तारीख में ये है अभी? मतलब ये हाँ, किधर आज है? के समय में है, जीवित है और हरिद्वार में रहते हैं, ऐसा मैंने सुना है। और उनका मोबाइल नंबर भी मैंने नांदेड़ में जो अर्जी अच्छा, दाखिल की कोर्ट में, उसमें हुँ, दी हुई। ओके। हुँ। तो ये अब ट्रेनिंग हुई, उसके बाद क्या किया आप लोगों ने? आपने मतलब बॉम्ब ब्लास्ट में आप ट्रेनिंग देने के बाद मैंने काफ़ी लोगों को सतर्क किया, उसमें से हिमांशु पांसे को मैंने टारगेट किया और उसको मैंने नांदेड़ जाकर भी बहुत समझाया सतर्क से मतलब कि क्या भाई है ये आपका? हाँ? सतर्क से मतलब क्या? मतलब आपने उनको रोका मैंने और सतर्क क्यों किया यानी रोका? समझाया, हाँ, समझाया कि ये भाजपा को 2004 की लोकसभा जीतने के लिए सब साजिश चल रही है और कार्यकर्ताओं का इस्तेमाल किया जा रहा है, और पूरे देश में बम कांड करने हैं इनको, दंगे करवाने हैं और चुनाव जीतने हैं, ऐसा इनका टारगेट है। तो और मिलिंद परांडे का ही टारगेट है। वास्तविक मिलिंद परांडे का एक प्रस्ताव था और योजना है
हिमांशु पांडे ने मुझे पहले ही बता चुका था। वास्तव में हिमांशु पांडे, मैंने उस समय भी उसको बोला था कि इस इस कार्य में मत पड़ो, और ये लोगों की साजिश ये चल रही है और बलि के बकरे कार्यकर्ताओं को बनाए जा रहे हैं, भाजपा के सत्ता में जाने के लिए ये सब कर रहे हैं। तो मुझे सामने तो मेरे हाँ हाँ बोलता था हिमांशु, लेकिन पीछे से वो काम करता गया। तो उसने ओके। जालना, पूर्णा, परभनी ऐसे कुछ जगह पर किए, और नांदेड़ में बनाते समय फट के वहीं पे उसकी मृत्यु मुखी हुई, और नरेश कोंडावा और कुछ लोग घायल हुए। तो आपने काफी, जैसे आप बोल रहे थे कि 20-25 एक लोग आए थे ये बॉम्ब ब्लास्ट की ट्रेनिंग लेने, कहाँ कहाँ से आए थे? ये औरंगाबाद, धुले, पुणे, नांदेड़। क्योंकि आप तो ट्रेनिंग लेने गए थे, तो आपको ऐसा क्या लगा कि भाई मैं ये रुकता हूँ, और आपने जो लोग बोला है कि उनमें से बहुत से लोग जीवित नहीं है, तो उनकी मृत्यु कैसे हो गई और क्या हुआ? जैसे नांदेड़ में बम बनाते समय हिमांशु चला गया, और इंदौर में सुनील दोषी की हत्या की। हम्म। वास्तव में सुनील दोषी की हत्या इन्हीं गुट ने की है, ताकि अगर वो पकड़ा जाता तो ऊपर की कड़ी भी सामने आ जाती इंक्वायरी में। तो सुनील दोषी की हत्या ये प्रज्ञा गुट ने ही की है, ये अच्छा। मेरा स्पष्ट आरोप है। और अगर ये लोग इस कार्य में शरीक नहीं होते तो कुछ जगह पर जो उन्होंने बम कांड किए, जैसे कहाँ पे? समझौता, जैसे बोले ना कि मालेगांव, समझौता, अजमेर, हैदराबाद, ये जो कांड हुए, तो इधर तो पहले मुस्लिम लड़कों को पकड़ा गया था वास्तव में वहां पर। बाद में अच्छी इंक्वायरी हुई तो संघ के लोग आए सामने और वो पकड़े गए। तो ये व्यापक साजिश का हिस्सा था, लेकिन मैं इस कार्य में नहीं उतरा। कारण क्या हुआ, और एक कुछ लोग जगह पर एक कार्य कर सके, और वो क्या हुआ, कुछ मारे गए, कुछ पकड़े गए, और कुछ अंडरग्राउंड हुए। ताकि मनमोहन सिंह की 10 साल की सरकार थी, 2004 से 2014 तक, और जो अंडरग्राउंड हुए थे वे लोग 2014 में नरेंद्र मोदी पंतप्रधान होने के बाद बाहर आकर वापिस यही कार्य में लगे हैं। अभी पॉलिसी बदली है, पहले पॉलिसी थी, ये कमजोर थे 2003-4 में, 5-6 में सरकार भाजपा बोली है, तो ये लोग बम कांड के जरिए देश में माहौल खराब करो और उसका लाभ उठाओ राजनीति, ऐसे इनकी पॉलिसी थी। लेकिन अभी सत्ता में 2014 के बाद ये बहुत सक्षम है, देश विदेश में इनका नाम है। अभी अगर इस समय ऐसे कांड करेंगे तो विदेशों में, देश में बदनामी होगी सरकार की। तो पॉलिसी चेंज की इन्होंने क्या किया 14 में आने के बाद। ये बॉम्ब ब्लास्ट का ट्रेनिंग आपने लिया, तो आपके मन में ऐसा क्या है कि आप इसमें जुड़े नहीं? मतलब आप उस बॉम्ब ब्लास्ट करने का जो ट्रेनिंग लेने के बाद आपने क्यों नहीं बॉम्ब ब्लास्ट की? मेरा क्या तो कारण मकसद रहा? था ही नहीं कि मेरा मकसद था ही नहीं जुड़ने का ना। मेरा तो मकसद यही था कि इनका प्लानिंग को चौपट करना है, सतर्क करना है लोगों को, और मैं सक्सेस रहा। मैं हजारों लोगों को बचा पाया जो बम कांड में मारे जाते। हिंदू मरता, मुस्लिम मरता है, क्रिश्चियन भी मरते उसमें ना, निष्पाप लोग जिनका कोई संबंध नहीं, उनको मारे जाते, वो बचाए मैंने। और सैकड़ों हजारों कार्यकर्ता बचाए संगठन के मैंने, संघ परिवार के, जो इस कार्य में शरीक होते। तपन घोष जी को मैंने बचाया, सतर्क किया। तपन घोष जो कलकत्ता में और संघ के ज्येष्ठ प्रचारक रह चुके थे, उनको बचाया। उन्होंने कईयों को बचाया। ऐसे कई कड़ियों को मैंने नाकाम कर दिया जो सक्रिय हुई नहीं। और इस कारण, और अंदर जाने के कारण कौन आदमी है वो मुझे पता चली, इसके और कौन है। राकेश धावड़े का चेहरा सामने आया, मिथुन चक्रवर्ती, जो रवि देवे, वो चेहरा सामने आया। तो इनके घिनौनी साजिश की पता चली। ओके। तो सर जैसे कि अभी ये बात आपने बोली कि उनकी साजिश पता चली, तो अभी ये जो आप माहौल देख रहे हैं, अभी जैसे आपने एक चीज और अपने इसमें एफिडेविट में लिखा था कि मीडिया, मतलब मीडिया जो है, जैसे आपने अर्नब गोस्वामी का नाम लिया, तो आपको क्या लगता है कि जो आपने बोला कि पहले मतलब स्ट्रैटेजी अलग थी, अभी स्ट्रैटेजी अलग है, तो क्या स्ट्रैटेजी लगती है आपको, और मीडिया को किस तरीके से आप देखते हैं अभी? क्योंकि आपने अपने एफिडेविट मीडिया में मैंने का नाम बोला है कि मीडिया का नाम लिख के बोला है अर्नब गोस्वामी का स्पेशली, कि भाई माहौल खराब करते हैं देश का, तो क्या लगता है अब आपको? अब राष्ट्रीय स्तर पर बड़े बड़े चैनल से अब ये खबर भी वो दबा रहे हैं ना। वास्तव में जो अभी मैंने जो नांदेड़ कोर्ट में जो अर्जी की है, इस खबर को भी दबाने में मीडिया लगी हुई है। बड़े बड़े अभी बाकी जो मीडिया है वो काम में लगी है, और देश में विदेश में फैलाया। बड़े मीडिया ने इस खबर को दबाने का प्रयास किया है, जो अभी मैं जो बात कर रहा हूँ। लेकिन बाकी सोशल मीडिया ने इस खबर को पूरे विदेश देश में फैलाया और सक्सेस हो गई। इसलिए बड़े मीडिया ने जो कदम उठाया था वो कुछ काम नहीं आया उनके। ये सरकार उनको बचा रही थी।
सरकार के कारण ही सब इस प्रेशर में उन्होंने खबर देने से मना किया हुआ है। और ये मेरे पास आके इंटरव्यू लेके गए, लेकिन खबर लगाई नहीं उन्होंने, ताकि वो कभी सत्ता के लिए काम कर रहे हैं, उनका प्रेशर है। संघ का मेन काम क्या है, मतलब आपके हिसाब से क्या लगता है आपको? वास्तविक संघ का स्थापना जो पूजनीय डॉक्टर जी ने, हेडगेवार जी ने की थी, एक आदर्श व्यक्ति का निर्माण करना है देश में। मॉब नहीं जमाना है, कुछ सीमित 2% लोगों को ऐसा बनाओ जो राष्ट्र के लिए काम में आए। लेकिन ऐसा ना होते हुए आज भाजपा के लिए वोटर बनाने का काम चल रहा है। चुनाव आते ही सारी सरकारी यंत्रणा जैसे काम में लगती है ना, चुनाव ठीक से करने के लिए, तो वैसे ही संघ परिवार पूरा भाजपा को जिताने के लिए काम में लगता है। सारे संघ की जितनी शाखाएं है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस, राष्ट्र सेविका समिति, दुर्गा वाहिनी, भारतीय मजदूर संघ, जितनी भी संघ की शाखाएं है, सारी शाखाएं भाजपा को चुनाव में जीतने में लगती है। एक कहते हैं हमारा कोई संबंध नहीं, झूठ बोलते हैं, सारे एक है। भाजपा और संघ की ओर से ही संगठन मंत्री दिए जाते हैं, प्रचारक होते हैं जो भाजपा की ओर नजर रखते हैं, भाजपा की दिशा दशा रखने में काम करते हैं। संघ की ओर से सब हैंडल किया जाता है। तो आप खुद स्वयंसेवक हैं अभी भी? आप अभी भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक के संघ के स्वयंसेवक हैं अभी अभी आप? हाँ, मैं आजन्म संघ का स्वयंसेवक रहने वाला हूँ, मुझे कोई हटा नहीं सकता। और तो फिर आप एक स्वयंसेवक होके ये बोल रहे हैं, तो इसको ये क्या है, मतलब आप खुद ही अपने संगठन की बुराई कर रहे हैं, और तो क्यों कर रहे हैं ऐसा? नहीं, ये संगठन की बुराई नहीं कर रहा, मैं संगठन को बचाने का काम कर रहा हूँ। तो इसे शुरुआत करनी है, इसके लिए बदनामी झेलनी पड़ती है और अपना भविष्य को भी कुचलना पड़ता है अपने पैरों के हाथों के तले, बराबर ना? ताकि ये शुद्धिकरण का काम चल रहा है। ये जो कुछ 4 लोग हैं, संगठन नहीं है, जो गलत लोगों के हाथों में आज इस समय है। इन लोगों ने देश विदेश में हिंदुत्व का विकृत चेहरा खड़ा किया है। हिंदुत्व एक गलत चेहरा बनाया जा रहा है जो है नहीं। और सर जैसे कि अभी आपने बोला कि संघ बहुत संघ का एक संघ हरदम बोलता है कि एक संघ को मतलब देखा जाता है कि संघ का एक अलग स्ट्रक्चर, एक पावर स्ट्रक्चर है, और बीजेपी एक अलग चीज हो जाती है। बीजेपी जनरली बोलते हैं कि भाई बीजेपी संघ के अंडर आती है। तो आपने इसमें देखा 2014 के बाद क्या बीजेपी संघ के ऊपर हावी हो चुकी है, और क्या कारण रहे हैं इसके? 2014 से नहीं, उसके पहले से ही ये राम जन्मभूमि आंदोलन चला। उससे 19 सालों से संघ, विश्व हिंदू बजरंग दल भाजपा की जेब में जाके बैठे हुए। भाजपा आज जो कहता है वो संघ कर रहा है, संघ कहता है इसलिए भाजपा नहीं करता है। भाजपा जो कहेगा वो संघ कर रहा है, ये उल्टा हुआ है। धर्मदंड ऊपर चाहिए तो धर्मदंड इन्होंने कुचल के रखा है पैरों तले भाजपा ने। इसकी सारी जिम्मेवारी मोहन भागवत इनकी है। मोहन भागवत जिम्मेवार है आज के हालात के लिए, इनके पहले के तो है ही, लेकिन इनके कार्यकाल में जो जो घटना घटी, ये व्यक्ति पात्र नहीं बना जो स्टैंड लेने के लिए। अपात्र व्यक्ति बैठा है सर पूजनीय सरसंघ चालक स्थान पर। हम तो उस जगह को पूजनीय डॉक्टर हेडगेवार जी का स्थान मानते हैं, और आज ऐसा व्यक्ति वहां पर बैठा है जो उस लायक नहीं है। सर आपने आपके एफिडेविट में कुछ जैसे कि संघ के बारे में और दूसरी चीजों के लेके आपने, जैसे ये तो देश में एक मॉब लिंचिंग का कल्चर है, या जो गौ सेवा करने के चक्कर में कुछ लोगों का कत्लेआम कर देना, या उनको भीड़ ने मार दिया, उसके बारे में भी जिक्र किया है। तो वो क्या है, वो क्या आपको अभी इस दौरान बढ़ते हुए दिखा है? क्योंकि हाँ बढ़ रहा है, ताकि उसी प्रकार की नीतियां देश में चलाई जा रही है और ऐसे प्रवृत्तियों को बढ़ावा दिया जा रहा है, और इस कारण ये घटनाएं बढ़ रही है। वास्तविक गौ वंश की सुरक्षा होनी चाहिए, वो किसान का एक आधार है आर्थिक। लेकिन उसके लिए अगर कोई गलत हो रहा है तो गलत के लिए सरकारी व्यवस्था बैठी है ना। सरकारी व्यवस्थाओं का इस्तेमाल करो, पुलिस है उसका इस्तेमाल करो, पकड़ो उनके हाथ, उनको पकड़ के उन पर केस चलाओ। इसके लिए व्यवस्था का काम लिया जा सकता है, लेकिन ऐसा ना करके दंगों के जरिए माहौल खराब किया जा रहा है। अब बड़े बड़े कत्ल खाने हैं। लेकिन हाँ, ये बात मतलब थोड़ी मतलब मेल नहीं खाती कि कोई अगर बैचलर है तो वो देश नहीं जा सकता। मुझे बताइए कि आपको उनका क्या काम गलत लगा, मतलब जो आपने इस तरीके से उनका नाम मेंशन किया उस एफिडेविट? 2016 से जो नवंबर में नोटबंदी का जो निर्णय लिया,
उसमें से कुछ मिला नहीं, काला धन लाया नहीं, उल्टे काले धंधे वालों को बाहर भगाया, देश के बैंक लुटेरे लाखों रुपए लूटे, उनको देश बाहर भागने का मौका दिया, करप्ट लोगों को भाजपा में ले रहे, ब्लैकमेलिंग चल रही है, ईडी, इनकम टैक्स। अब उदाहरण देता हूँ, मुंद्रा बंदर जो गुजरात में अदानी के पास है, गौतम अदानी, वहां पे अभी 2-3 महीने पहले 20,000 करोड़ का नशीली पदार्थ पकड़ा गया। उसके पहले सैकड़ों पकड़े गए, उसके बाद भी पकड़े गए। वो बचाव कर रहा है गौतम अदानी कि हमारे पास उतने स्कैनर नहीं है जो कंटेनर हम चेक करें। तुम्हारे पास स्कैनर नहीं उतने तो बंद करो, क्यों तुम चला रहे हो बंदरगाह? और सरकार क्यों बैठी है? इसके पास 5 लाख 10 लाख अगर कैश पकड़ती मिलती है तो वो राजनीतिक दिमाग से ईडी, इनकम टैक्स के जरिए उसको परेशान कर रही है सरकार इस समय पूरे देश में विरोधियों को तंग करने के लिए। और जहां पर हजारों करोड़ों का ड्रग्स मिल रहा है वहां पर ईडी चुप है, क्यों नहीं उसको उठा रही? उसके जरिए कितना सामान बाहर जा रहा होगा, अंदर आ रहा होगा। देश की सुरक्षा को खतरा है मुंद्रा बंदर इस समय, और ऐसा आदमी खुला बाहर घूम रहा है। तो इनमें से अभी कितने लोग जीवित हैं और किस-किस पद पे हैं? मिलिंद परांडे इस समय विश्व हिंदू परिषद का अखिल भारतीय संगठक है, और राकेश धावड़े भी जीवित है, मिथुन चक्रवर्ती यानी वास्तव में रविदेव वो भी जीवित है। ऐसे कई लोग जीवित है। मोहन भागवत, इनको मालूम नहीं क्या कि मोहन भागवत भी इस साजिश में शामिल है? तो आप बोल रहे हैं कि आपने भी उसको रोकने की कोशिश करी, ठीक है? मतलब आपने उसको तो क्या जब आपको ये बात इसकी चर्चा हुई थी, तो क्या आपने उस वक़्त ऊपर आपके पदाधिकारी जो भी थे, मतलब उस वक़्त जो संघ में आपके बड़े सीनियर लेवल पे थे, तो उनको नहीं बताया था कि भई ये इस तरीके की चर्चा हो रही है और ये इस तरीके का प्लानिंग कर रहे हैं, ये अच्छा नहीं है? आपने बोला ना कि आपने विफल हाँ, करने की कोशिश करी, तो क्या किया था उस हाँ, वक़्त? हाँ। तो मैं संगठन के अंदर से मैंने काफ़ी प्रयास किया। मैंने श्रीकांत जोशी जी, जो 2012-13 में गुज़र गए, तो उनसे मैंने काफ़ी प्रयास किया कि जो ऐसी प्रवृत्ति है उनको बाहर किया जाए, जो संगठन का नाम खराब कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो इनसे संगठन को बचाना चाहिए, कार्यकर्ताओं को भी बचाना चाहिए। तो श्रीकांत जोशी जी ने काफ़ी प्रयास किया मोहन भागवत से मिलके, लेकिन मोहन भागवत ने इसके पर कुछ काम नहीं किया। इसके बाद वेंकटेश आब्देसर, वो भी एक वर्ष हुआ, वो भी गुज़र गए, जो केंद्रीय कार्यकारिणी विश्व हिंदू परिषद के, लेकिन वो हवा में उड़ रहे थे। उन्होंने इस चीज़ में कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। सुनील देवधर, जो इस समय नरेंद्र मोदी और अमित शाह का एकदम घनिष्ठ से संबंधित है, भाजपा का कुछ राज्यों का प्रभारी भी है। तो सुनील देवधर से भी मैंने हाँ, वो मेघालय में प्रचारक था वो, मेघालय में प्रचारक था। तो इसके साथ भी मैंने इससे बातचीत की, लेकिन वो भी सब हवा में उड़ रहे, उन्होंने ध्यान नहीं दिया। तो मतलब आपने बताया लेकिन किसी ने उसपे उस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया। ध्यान तो नहीं मुझे दिया। बताइए कि श्रीकांत जोशी जी छोड़ के। ओके, तो अभी जैसे आप बोल रहे हैं, तो मुझे बताइए कि आज इतने सालों बाद, अब ये बात इतनी पुरानी है, तो आज इतने सालों बाद ही आपने इस चीज़ को लेके एफिडेविट क्यों फाइल किया? क्या आप पे कोई मतलब या कांग्रेस से या शिवसेना से या एनसीपी से या कोई आप पार्टी वालों से, क्या उन्होंने आपको अप्रोच किया भैया कि आप ये इस तरीके से फाइल करिए? मतलब बीजेपी को अटैक नहीं, करने नहीं। के लिए, आरएसएस को अटैक करने के लिए? ना कोई शिवसेना, ना कोई कांग्रेस ने मुझे कोई समर्थन इस काम के लिए दिया है, ना कोई मैं सपोर्ट किया है। ये कानून की लड़ाई है, और ये करने का एक ही कारण है, आज भी जो मेरा 15 साल से चल रहा था कि संगठन को बचाना है, ताकि आज भी यही लोग जो उस समय कांड में लिप्त थे, तो आज पॉलिसी चेंज करके द्वेष फैला रहे हैं। अलग-अलग रास्ते, तबलीगी, एनआरसी, हिजाब, प्रेषित मोहम्मद पैगंबर, किसान मोर्चा के माहौल में एक ऐसा माहौल खराब करके देश में विघातक परिस्थिति लाई हुई है। अराजकता लाई हुई है इन लोगों ने। धनानंद शासन लाया हुआ है, दुर्योधन शासन जिसे मेरा नाम है। तो इनसे अगर इनको अभी एक्शन नहीं लिया गया तो ये और निगलेंगे, और निगलते रहेंगे। इसका भुगतान देश को करना है, हिंदू संस्कृति को करना है। क्या आप महाराष्ट्र में जाकर भाजपा का काम सँभालिए, भाजपा का काम सँभालिए। अगर मैं ये प्रस्ताव स्वीकारा होता, तो आज मैं बड़े-बड़े ओहदों पर होता। आज मेरे साथ काम करने वाले बड़े-बड़े ओहदों पर बैठे हैं इस समय, राष्ट्रीय स्तर पर। मैंने समझौते नहीं किए तत्वों से, इसलिए मैं आज सड़क पर खड़ा हूँ। अगर मुझे अगर कोई व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा होती, पदों की लालसा होती, तो मैं उसी गैंग में, प्लान में शामिल होके आज बड़े-बड़े नाम, आपको भी मेरा नाम, बड़ा नाम दिखाई देता, जो आज
नहीं दिख रहा है। इस माध्यम से आपका हमारा सामना हुआ है। जी। तो सर मतलब आपका ये कहना है कि मतलब बहुत अति हो चुकी है देश में। अति यानी अति शब्द भी कम है। ये तो एक जंगल को लगी आग की तरह ये सब चल रहा है। क्या आप उन लोगों का नाम बताना चाहेंगे कि जो इसमें इन्वॉल्व हैं? या जो जैसे आप बोल रहे थे कि ब्लास्ट भी किए या इस साजिश में, अब जैसे मिलिंद परांडे और उनके नाम तो आप बता रहे हैं। क्या आपकी इनसे कोई व्यक्तिगत दुश्मनी है? या फिर और भी लोगों के नाम है जो आप बताना चाहते नहीं हैं अभी? क्या बता नहीं, सकते हैं तो मेरा बताइए? व्यक्तिगत कोई मेरी दुश्मनी है, ना उन्होंने मेरा कोई व्यक्तिगत नुकसान किया, ना मुझे कोई फायदा उठाना है, जिसलिए मैं कोई टारगेट कर रहा हूँ, मेरा कोई ऐसा व्यक्तिगत झगड़ा है। ये संगठन के दुश्मन है, ये हिंदू समाज के दुश्मन है, ये देश के दुश्मन है। ये कार्यकर्ताओं का इस्तेमाल करते ही भाजपा के लिए ये दुश्मन है, कार्यकर्ताओं के भी। हिमांशु पांडे के हत्यारे है ये लोग, मैं मानता हूँ, मेरा आरोप है। हिमांशु पांडे जैसे कईयों का इन्होंने इस्तेमाल किया भाजपा के लिए। जी। तो आप बोल रहे हैं कि जैसे बीजेपी के लिए इस्तेमाल करते हैं ये, तो और भी लोगों का नाम बता सकते हैं आप जो इसमें इन्वॉल्व हैं? नहीं, अभी ये तो केस चालू है, अभी केस में ये शुरुआत है अभी। शुरुआत हुई है। नांदेड़ में अभी 22 तारीख को सामने से वो लोग क्या कहते हैं, फिर आगे और कई कई बातें सामने आने वाली है। अब देखिए ना, मैं काफी प्रयास किया कई साल, तो मुझे 2020 के लगभग मुझे मुशर्रफ जी जो महासंचालक रह चुके हैं, महाराष्ट्र के पुलिस महासंचालक, उनका मुशर्रफ हुक मुशर्रफ जी, वो हाँ, हु किल्ड करकरे वो पुस्तक मुझे पढ़ने में आया। वो पढ़ने पर आने पर मुझे पता चला वास्तव में उस पर मैंने काम किए थे, वो उनके उदाहरण मुझे उसमें मिले। तो मैंने उनके 2021 में उनसे संपर्क किया। उन्होंने पहले तो विश्वास रखा नहीं मेरे ऊपर कि पता नहीं कौन है, क्या है, गलत है, उचित है, अनुचित है। फिर उनका विश्वास बढ़ा तो 4-5 महीने के बाद उन्होंने मुझे भेंट दी। फिर चर्चा हुई, विश्वास बढ़ा। फिर उन्होंने मुझे सलाह दिया कि आप अभी कोर्ट में जाओ इस मैटर में। फिर मैं सुप्रीम कोर्ट, एनआईए, गृह मंत्री भारत और नांदेड़ कोर्ट में मैंने अर्जी दाखिल करके कोर्ट कचहरी का रास्ता पकड़ा है। सर आपने क्योंकि देखिए जो आपके एफिडेविट है उसमें इस तरीके जो मैंने अभी अभी चर्चा भी हुई, ये मतलब बहुत ही सीरियस तरीके के एलिगेशन है, मतलब ये ऐसे हवा में बात नहीं की जा सकती। तो क्योंकि हो सकता है कि आपके ऊपर काफी कोर्ट का भी कोई एक्शन हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके के आप एलिगेशन लगा रहे हैं। तो क्या वाकई आपके पास इसके प्रूफ्स हैं, मतलब प्रूफ है आपके पास कि प्रमाण है पूरे कि मतलब जो आपकी बात आप रख रहे हैं उसको साबित कर सकते हैं? वास्तविक इस केस में सतकुमार भाटे को स्टेटमेंट हो चुका है। नांदेड़ केस में उसका जवाब आया हुआ, उसमें मिलिंद परांडे का नाम आया, ताकि वो विस्फोटकों की ट्रेनिंग देने में था मिलिंद परांडे, पुणे और नागपुर में इसके पहले। तो भाटे को साक्षीदार क्यों नहीं बनाया तपास यंत्रणाओं ने, और मिलिंद पांडे को आरोपी क्यों नहीं बनाया? और बाद में जो जगह जगह पर कई बमकांड हुए, संघ के लोग शामिल हुए थे, पकड़े गए ना। और वही लोग, अब प्रज्ञा सिंह आज भाजपा की सांसद कैसे बनी? अपने आप बनी, वो तो मालेगांव से संबंधित है बम कांड में। ये सीधा सा चेहरा है। मैं खुद प्रैक्टिकल देखा है मैंने, मैं अंदर था। मिथुन चक्रवर्ती कौन है, राकेश धावड़े कौन है, ये मैं जानता हूँ। और इन लोगों को तपास यंत्रणाओं ने बचाने का काम किया। और रही बात कोर्ट कचहरी में, उससे डरता नहीं हूं मैं अपना सारा जीवन जिस कार्य के लिए था, मैं आगे भी ऐसा ही लड़ता रहूंगा। ना मुझे कोई फर्क पड़ता है। मैं सामना करूंगा, मैं पीठ नहीं दिखाऊंगा, मैं लड़ूंगा। घर में बैठ के लड़ मरने के अच्छा मैं मैदान में लड़के मरना पसंद करूंगा, लेकिन मैं मैदान नहीं छोड़ूंगा। सर और ये जैसे कि जो आपने बात बोली कि अभी आपने ये जैसे कि इसको लेके सोशल मीडिया में भी बात निकली है या आपका एफिडेविट फाइल हो गया है, तो आपके जो स्वयंसेवक साथी हैं, जो आपके आरएसएस से जुड़े आपके दोस्त हैं, उनकी क्या प्रतिक्रिया है? वो आपको क्या बोलते हैं? क्या उन्होंने आपसे कन्नी काट ली है, या वो इस बारे में चर्चा नहीं कर रहे हैं भी आपसे? काफी लोग सतर्क हुए, और वो भी चाहते हैं कि गलत चल रहा है। अभी कोई सामने नहीं आता ना, अभी मुझे सामने आना पड़ा। ऐसा ऐसा देश भर से कई लोग सामने आएंगे। ये तो शुरुआत है। और अब सुभाष जी वेलिंगकर, एक उदाहरण नाम गोवा देता हूँ, के गोवा के गोवा के संघ चालक थे। उन्होंने भी उठाव किया जो गलत चल रहा था भाजपा में, संघ में। क्यों किया? देश भर में ऐसे, ये तो होना ही होना है। आप गलत करेंगे, आप
गधे को बोलोगे कि भाई घोड़ा कहो उसको, तो हम कैसे मानेंगे? ये गधा दिख रहा है तो भी घोड़ा बोलो। तो ऐसा आंखों पे पट्टी बांध के हर कोई तो नहीं जिएगा, लड़ेगा। जिन्होंने आंखों पर पट्टी बांधी उन्होंने उनकी पट्टी खोलने का काम हमारे जैसे लोगों ने करना चाहिए, ताकि हर कोई सहन नहीं करेगा। सुभाष शिवलिंग जो लड़े, हम भी आगे आए, ऐसे कई लोग आगे आएंगे आगे भविष्य में। ये होगा, परिवर्तन जरूर है और होना चाहिए, होगा। हाँ सर, मैं आपसे एक चीज पूछ रहा था। आपने बोला था कि एफिडेविट में लिखा है कि बॉम्ब ब्लास्ट बनाने की जो ट्रेनिंग है, तो देश में अलग अलग जगह ब्लास्ट क्यों करना है? अगर लड़ना है तो फिर उनके तरफ से एक लिस्ट होनी चाहिए, हमारी तरफ से एक लिस्ट होनी हाँ चाहिए। हाँ, तो क्या है मतलब, वो मुद्दा रह इसका गया। मतलब क्या है? हाँ बताइए मुझे। वास्तव में मैंने इंदिरा जी के पास भरकस प्रयास किए। मैंने 1997-98 से, जिसको अभी 27-28 साल लगभग हो गए, 25 साल होके गए, मैंने भरकस प्रयास किए। माननीय श्रीकांत जोशी जी, इनसे भी मैंने, वो जीवित थे उस समय, बोला कि पूरे देश में ऐसा एक गुट होना चाहिए जो दहशतवादियों से लड़े, जो दहशतवादी कृत्य करते हैं, जो आतंकवादी होते हैं, उनको मदद करे। लो उस रैकेट के साथ सीधा लड़ाई होनी चाहिए, हम लड़ेंगे। ऐसा पूरा टीम में खड़ा करूंगा, आप मुझे पूरा उसके साधन उपलब्ध करा के दीजिए। मेरे बहुत प्रयास किया। तो श्रीकांत जोशी जी ने कहा कि ये सारा विषय इंद्र जी देखते हैं। मैंने, लेकिन इंद्र जी के पास मैंने इतना प्रयास किया, लेकिन इंद्र जी ने घास नहीं डाला। इसका एक कारण, अगर ये गुट खड़ा होता तो इसकी तकलीफ भाजपा को भी होती, ताकि भाजपा में गलत बैठे तो हमारी बंदूक की नोक उनकी तरफ ही उठती ना। हमारी गलत तो सब जगह बैठे, हर पार्टी में बैठे, तो भाजपा को क्यों बख्शेंगे हम? आज तो भाजपा एक दुर्योधन का रूप, भस्मासुर का रूप लिया हुआ है। हिंदू युवा छात्र परिषद नाम की आसाम में संगठन खड़ा किया और वो इस्तेमाल करके बंद किया। जम्मू कश्मीर में हिंदू रक्षा समिति खड़ी की, बंद की। महाराष्ट्र में गर्जना नाम की संगठन खड़ी की, बंद की, ताकि अगर ये संगठन बढ़ते तो भाजपा को पॉलिटिकल नुकसान होता, भाजपा को नुकसान होता। इसके लिए संगठन बंद खत्म किए। जैसे आज बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद है कहाँ पर, मुझे बताइए, कहीं पर नहीं। ताकि अगर ये शक्तिशाली होते बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, तो ये धर्मदंड बनता, धर्म का प्रभाव बढ़ता, तो भाजपा पर उसका असर पड़ता। वो असर अपने ऊपर नहीं चाहिए, इसलिए उन्हें बजरंग दल को भी खत्म करके रखा है। चुनाव आने पर सक्रिय करते, कार्यक्रम निकालते और प्रचार में लगाते जीतने के लिए। ये ऐसा आज चल रहा है। मतलब आपका ये था कि भाई कोई भी मतलब ऐसा ऑर्गेनाइजेशन आपको रेडी करना था, मतलब आपका इंद्र जी से बात हुई थी कि जो देश के खिलाफ हो, भले फिर वो हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो या सिख हो या कोई भी हो, तो उनको टारगेट करना आपका मेन उसमें ये था। इसीलिए मेरा पूरा प्रयास चला कि ऐसा गुट बनता। मैं आज भी बना सकता हूँ, मुझे कोई बड़ी बात नहीं है। आज भी संघ चाहे चाहे अगर उनकी है अच्छी मानसिकता देशभक्ति की, तो आज भी संगठन खड़ा हो सकता है जो देश विरोधियों को टारगेट कर सकते हैं। हम आज भी अपना खून बहाने को तैयार है देश के लिए। हम आज भी, हम ऐसे ही है, हम आखिरी सांस तक ऐसे रहने वाले। ठीक है सर, थैंक यू। आपने अपना समय दिया, हमसे बात करी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद, नमस्कार। मीडिया से आपकी सबसे बड़ी शिकायत क्या है? यही ना कि वो आपकी बात नहीं करता, आपकी खबरें नहीं दिखाता। इसका इलाज ये है कि मीडिया में आप इन्वेस्ट करें, ताकि मीडिया आपकी बात करे। सब्सक्रिप्शन आधारित मीडिया इसका जवाब है। hindi.newslaundry.com पर जाएं, न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें।